हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने कक्षा 12 फिजिक्स के लिए सिलेबस पर डिस्कशन किया था। उम्मीद है आप लोग सिलेबस वाला पूरा वीडियो देखे होंगे और आपको कक्षा 12 के फिजिक्स में क्या पढ़ना है उसके बारे में आराम से समझ गए होंगे। आज हम लोग फिजिक्स फर्स्ट का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं और पहले चैप्टर को बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। देखिए, पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये चैप्टर का हमारे नाम है। उसमें सबसे पहले आप देखो, ये मैं आपको हर छोटी से छोटी चीज बताऊंगा। जैसा कि हमने सिलेबस में आपको ये बताया था कि जो हमारी फिजिक्स है उसमें पहला जो इकाई है वो क्या है, विद्युतकी है। हमने आपको सिलेबस में बताया था कि जो हमारी इकाई एक है वो विद्युतकी है, इलेक्ट्रिसिटी, ये बताया था। और इलेक्ट्रिसिटी को बताया था कि यहां पर दो भागों में रखा गया है। पहला रखा गया है स्थिर वैद्युतकी और दूसरा रखा गया है विद्युत चालन। मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इनके भी बारे में जान लेते हैं कि विद्युतकी क्या होता है, स्थिर विद्युतकी क्या होता है, विद्युत चालन क्या होता है। तो विद्युतकी या विद्युत क्या होता है, विद्युतकी या विद्युत क्या होता है, तो इसी के बारे में हमने लिखा हुआ है। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश या आवेशित वस्तुओं के गुणों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। आवेश, जैसे बिना आवेश के जहां विद्युत की बात हो, समझिए किसकी बात हो रही है, आवेश की बात हो रही है। इसको दो भागों में बांटा गया है, स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत चालन। स्थिर वैद्युतिकी को क्या बोलते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आइए समझते हैं इसको। देखिए, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। क्या मतलब होता है, रुका हुआ। रुका हुआ तो हम लोग स्थिर बोल सकते हैं, स्थिर। और इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो जहां आ जाए इसका मतलब है आवेश। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन करें उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक। नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। स्टैटिक मतलब स्थिर, इलेक्ट्रो मतलब आवेश, यानी स्थिर आवेश जहां हम लोग पढ़ें, जिस शाखा में पढ़ें वो क्या है, स्थिर वैद्युतिकी है। और दूसरा भाग क्या है इसका, विद्युत चालन। देखिए, करंट का मतलब होता है चलना या गतिशील, करंट गतिशील। जब इलेक्ट्रॉन या जब आवेश गति करें, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएं तो गतिशील होंगे। और जब वे गतिशील होंगे तो जिस शाखा में विज्ञान के हम लोग उसको पढ़ेंगे उसको क्या कहेंगे, विद्युत चालन। तो उम्मीद है कि आपको ये विद्युत क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, विद्युत चालन क्या होता है, ये आराम से समझ में आया होगा। ये आपके सामने है, इसको आप लोग देख लीजिए। अगर चाहें, इच्छा हो तो वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे, अब चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ठीक है, अब इतनी चीजें आपको आराम से समझ में आ गई होंगी कि विद्युत का है, स्थिर वैद्युतिकी का है और विद्युत
चालन क्या है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। देखिए, ये आपके चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चलिए इसमें शुरू करते हैं विद्युत आवेश। इसको अभी आप ना देखो, क्या लिखा हुआ आपके सामने इसको ना देखो, पहले आप समझो। हम एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे हम कहें कि हमारे पास एक कंघी है। क्या है? कंघी है। हम जब अपने कंघी को, ये मान लीजिए कंघी हमारे पास है, जब हम कंघी को सूखे बालों में रगड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब कंघी को सूखे बालों में रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद जब उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो बताओ क्या होता है? ये काम तो सबने किया होगा कभी ना कभी। जब हमने कंघी को सूखे बालों में रगड़कर इस छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले गए, तो हम देखते हैं कि ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े या तो कंघी में चिपक जाते हैं या थोड़ी बहुत उनमें हलचल होती है। यही होता है। ये कभी आपने सोचा कि जब कंघी को हमने नहीं रगड़ा था, कहीं सामान्य अवस्था में थी, तब क्या वो कागज के टुकड़े को आकर्षित करती? नहीं करती। लेकिन जब हमने रगड़ा तब इसमें कौन सा गुण आया? इसमें ये गुण आया कि इसने कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लिया। इससे तो यही समझ में आता है कि जब हमने रगड़ा तो इसमें वो गुण आया जिसके कारण इसने कागज के टुकड़े को आकर्षित किया। यानी जब हमने इसमें घर्षण किया तो ये वस्तु आवेशित हुई। आवेशित होने का मतलब इस पे आवेश आया। समझिएगा बात को, इस पर आवेश आया, और जब आवेश आया तो इसमें गुण कौन सा आया? कागज के टुकड़े को आकर्षित करने वाला। यानी आवेश किसी वस्तु का क्या है? गुण है। आवेश किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। यही तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण वस्तु वैद्युत बल आरोपित करती है अथवा अनुभव करती है। अब मन में आएगी बात, वैद्युत बल क्या है? देखो, वैद्युत बल, वैद्युत का मतलब जहां पे आवेश हो। तो जब आवेश किसी दूसरी वस्तु पे बल लगाएं, चाहे वो आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, कब आकर्षित करेंगे कब प्रतिकर्षित करेंगे अभी हम आपको बता रहे हैं। जब दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। तो आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तु वैद्युत बल आरोपित करती है, या तो किसी पे आरोपित करेगी या ये बेचारे क्या करेंगे? उसका अनुभव करेंगे। तो उसी को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। आइए आवेश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं हम लोग। आवेश क्या है, कैसे है? देखिए, आवेश समझ में आ गया होगा। इससे नोट पॉइंट में लिखते हैं इसके बारे में। आवेश को Q से दिखाया जाता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। Q से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इनके मात्रक वगैरह पे हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए, कक्षा 10 में आप लोग विद्युत धारा की बड़ी सिंपल सी परिभाषा पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये आवेश है बटे समय, ये धारा। तो अगर हम यहां से आवेश बराबर करें तो क्या होगा? आवेश बराबर करें तो होगा I इंटू के टी। अब विद्युत धारा क्या है भैया? एक मूल राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो मात्रक से तुम फार्मूले से मिल गया इसका एक मात्रक एम्पियर सेकेंड। या इसका एक मात्रक होता है, क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम, कूलाम को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। ये दो जो मात्रक हैं इसके SI प्रणाली के मात्रक।
ये SI प्रणाली के मात्रक है। देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े, यहां से हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने नाम लिया कि विद्युत धारा एक मूल राशि है और आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। अब बहुत से बच्चों के मन में आया होगा कि सर जी ये क्या हो गया, मूल राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है, क्योंकि हो सकता है आप कक्षा 11 में नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े होंगे तो ये नाम नहीं आए होंगे। चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए भौतिक विज्ञान में राशियां दो प्रकार की होती, एक होती है मूल राशियां और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा, ताकि आगे जब जब मूल राशि व्युत्पन्न राशि का नाम आए आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए भौतिक विज्ञान में केवल 7 ऐसी मूल राशियां हैं, ठीक, और मूल राशियों की सहायता से जितना बन जाए वो सब क्या है, व्युत्पन्न राशि। देखिए द्रव्यमान हो गया आपका, द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ये 7 ऐसी राशियां हैं जो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात इनमें से किसी को भी एक दूसरे के पद में नहीं बदला जाए। जैसे हम कहें किसी का द्रव्यमान जो है भैया 40 केजी है, अब इसको आप सेकंड में बदल दो, संभव है? कहोगे गुरुजी तो कभी नहीं हुआ। तो भैया द्रव्यमान थोड़ी ना लंबाई में बदला जा सकता है, लंबाई थोड़ी ना कभी समय में बदली जा सकती, यानी ये राशियां एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इन्हीं को कहते हैं बच्चा फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशि। हो सकता है इसके पहले ना आपको पता रहा हो या पता रहा होगा तो भी बहुत अच्छी बात है। अब इन 7 के अलावा आपके मन में जिस भी राशि का नाम आ जाए सबकी सब व्युत्पन्न राशि है, सबकी सब व्युत्पन्न राशि। जैसे हम कहते हैं चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी क्या है बच्चा, रास्ते की लंबाई है, यानी लंबाई में समय से भाग, देखो लंबाई में समय से भाग गया तो एक नई राशि मिल गई चाल, तो एक कौन सी राशि कही जाएगी, व्युत्पन्न राशि कही जाएगी। हम एक राशि का नाम लेते हैं घनत्व, डेंसिटी। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। देखो द्रव्यमान मूल राशि, आयतन क्या होता है, आयतन तो ये सभी लोग जानते होंगे, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई तो लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई, यानी 3 लंबाइयों का गुणा किया तो एक नई राशि मिल गई हमको, आयतन। तो मूल राशियों की सहायता से जो राशि बनती है उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। अच्छा आपको कक्षा 12 में जब भी कोई भौतिक राशि आएगी हम उसका बीमी सूत्र लिखवाएंगे, थोड़ा याद कर लीजिए बीमी सूत्र क्या होता है। देखिए द्रव्यमान का बीमी सूत्र होता है यम, लंबाई का होता है यल, समय का होता है टी, ताप का होता है थीटा, विद्युत धारा का होता है ए, ज्योति तीव्रता का होता है सी डी, और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, इसको हम लोग म्यू से लिखते हैं। ठीक, देखिए याद करने का एक तरीका है, थोड़ा देखिए आप लोग, ये याद रखेंगे हम जब भी आपको किसी भी राशि का बीमी सूत्र लिखवाएंगे तो आप भूलोगे नहीं। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा, मास कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं।
देखो ऊपर की जो 3 राशियां हैं इनके नाम का पहला अक्षर इनका बीमी सूत्र, याद करने का एक तरीका है। ऊपर की जो 3 राशियां हैं इनके जो बीमी सूत्र है इनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है भाई, याद कर लोगे आराम से। नीचे के 3 देखो जरा, इसका मात्रक एम्पियर, एम्पियर को ऐसे ही तो लिखेंगे, इसका मात्रक कैंडिला और इसका मात्रक मोल। भैया देखो इन राशियों में एक बार बैठक हो गई तो इन लोगों ने झगड़ा कर लिया, कहा हमको हमारे नाम के पहले अक्षर का बीमी सूत्र चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिकों ने दे दिया। ये लोग जब इनको नाम के पहले अक्षर का बीमी सूत्र मिल गया तो इन लोगों ने कहा कि भैया जो हमारे मात्रक हैं उनके नाम के पहले अक्षर से दे दीजिए। इनको मिल गया, बच्चा बेचारा ताप, अब इसको तो कुछ मिलने वाला है नहीं। नाम के पहले अक्षर से ये लोग ले लिए, मात्रक के पहले अक्षर से ये लोग ले लिए, तो वैज्ञानिकों ने कहा भैया तुम जीरो ले लो, जीरो को काट दिया तो क्या बन गया, थीटा। ये बहुत ही आराम से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए तो इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, हमने बताया आपको। आगे देखिए, यह एक अदिश राशि है, मात्रक हमने बता ही दिया होगा आपको, अभी बताए थे। आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे के टी होता है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। मात्रक बता दिए थे एम्पियर सेकेंड या कूलाम, इसके एसआई प्रणाली के मात्रक है। अगर सीजीएस पद्धति की बात करें तो ईएसयू होता है इसका मात्रक। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, ईएसयू होता है। और अन्य मात्रकों की बात करें तो एक इसका मात्रक ईएमयू होता है। क्या होता है, ईएमयू होता है। ठीक है, ये इसके मात्रक है। अगर बीमी सूत्र की बात करें, हम अभी बताए थे उधर बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू के टी। अभी हमने उधर चार्ट में आपको बताया I का बीमी सूत्र, कहोगे गुरुजी A, T का बीमी सूत्र समय है तो इसका T ही होता है, तो एक साथ लिखे तो क्या हो जाएगा AT। ये बार बार आएगा बीमी सूत्र आपको, तो हमने इसीलिए चार्ट बना के बताया, आप अच्छे से याद कर लीजिए। मात्रक हो गए एम्पियर सेकेंड या कूलाम। कूलाम को सी से प्रदर्शित किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, सी से प्रदर्शित किया जाता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ईएसयू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईएसयू। और अन्य मात्रकों में, अन्य मात्रक क्या हो जाएगा, ईएमयू हो जाएगा। बीमी सूत्र अगर आवेश का लिखें तो Q बराबर आई टी से ए टी। चलिए आगे देखिए, यह एक अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि। हम कहें क्या इधर देखिए, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण या गुण क्वालिटी होने में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। हम आपसे कहें कि आप ईमानदार हो, वही ईमानदार हो, ऐसा नहीं कि उत्तर दिशा में ईमानदार हो और दक्षिण में ईमानदार नहीं हो, या पूरब में ईमानदार हो पश्चिम में ईमानदार नहीं हो। आपका गुण ईमानदारी वाला है तो आप हर जगह ईमानदार रहेंगे, उसमें डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखती। तो अगर इसमें आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण है तो भैया चाहे जिधर रहेगा कर लेगा, ऐसा तो है नहीं केवल एक दिशा में करेगा। तो आवेश किसी वस्तु का गुण है और गुण होना में दिशा निर्भर नहीं करती, इसलिए कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है। चलिए ये बता दिए हैं पहले इधर आपको मात्रक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और चाहे तो वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं भली भांति आप लोग इसको समझ रहे होंगे। ना समझ में तो आप लोग आराम से कमेंट करिए, हम उसको बताते हैं। चलिए अब इसके बाद आता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताइए। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक तो इधर लिखा हुआ है क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे। और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। इतनी बातें आप लोग आराम से याद रखें, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। ठीक,
इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, हमने पहले बता दिया। अब देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा होगा? निगेटिव चार्ज। तो आवेश कई प्रकार के होते हैं बच्चा? धनावेश यानी, और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश है तो उसके आगे प्लस Q, और ऋण आवेश है तो माइनस Q। ठीक, अब देखिए, आपको एक बात बताते हैं। हमने कहा परिभाषा में कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु क्या करती है? दूसरे वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है, यानी दो आवेशों के बीच में बल लगता है, और बल एक सदिश राशि है तो उसमें दिशा तो होगी। तो बल देखो क्या होता है कि जब एक प्लस आवेश है और दूसरा वाला भी प्लस आवेश है, एक माइनस Q आवेश है, दूसरा भी माइनस Q आवेश है, एक प्लस आवेश है और दूसरा माइनस Q आवेश है, तो क्या कह सकते हैं? ये तो समान प्रकृति के हैं, ये भी समान प्रकृति के हैं, ये विपरीत प्रकृति के। तो देखिए, समान प्रकृति के अगर आवेश हैं तो इनके बीच लगता है प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है ये एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। क्या करते हैं? दूर धकेलते हैं, प्रतिकर्षण बल। समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, और देखो ये भी समान प्रकृति वाले, माइनस माइनस है तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और ये देखो, एक धन आवेश एक ऋण आवेश, तो विपरीत प्रकृति के हुए, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। बात समझ में आ गई? ये यही लिखा हुआ है, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल लगता है। समझ में आई होगी बात? अगली बात देखिए, नोट पॉइंट में क्या है? वस्तुओं के आवेशन के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है, या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही उत्तरदायी होता है किसी वस्तु के आवेश होने में, प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं। कैसे? आइए समझते हैं इस बात को। देखिए, हम कह रहे हैं कि कोई वस्तु, समझिए बात को, किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनती है, और सभी पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, एटम। अब देखिए, परमाणु क्या होता है? परमाणु जो होता है वो तीन मूल कणों से मिलकर बनता है। देखिए, मान लीजिए एक इधर मान लीजिए, अभी ये एग्जांपल एक बार और हम आपको देंगे। देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु ए का परमाणु एक ठो है और किसी वस्तु बी का परमाणु। देखिए, कोई भी वस्तु हो तो ये किससे? परमाणुओं से मिलकर बनती है, और परमाणु तीन मूल कणों से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं तीन मूल कणों से मिलकर के हमारा परमाणु बनता है। देखिए, परमाणु के बीच में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इनके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इनके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। मान लेते हैं कुछ इधर है, कुछ इधर है, और इधर भी है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इधर भी बाहरी कक्षाओं में कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बेचारे सीधे साधे लोग चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए, अब देखिए,
जब वस्तु आवेशित होती है, अभी कई प्रकार से आवेशित होगी, कैसे होगी हम अभी आपको आगे बताएंगे। तो जब कोई वस्तु आवेशित होती है, इसका मतलब ये होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरी वस्तु में हो जाता है। एक वस्तु से किसी वस्तु से क्या होता है, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। यही तो उधर लिखा है कि किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है, प्रोटॉनों का नहीं होता। यानी उत्तरदायी कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन नहीं। देखिए सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होता है, परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है। अब उदासीन का मतलब ये होता है कि परमाणु में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कोई परमाणु या वस्तु सामान्य अवस्था में है तो उसमें जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की, यानी जितने धनावेशों की संख्या उतने ऋणावेशों की संख्या। अब देखिए अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए तो इस यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या यानी धनावेशों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। पहले तो बराबर में थे, 2 निकल के चले गए, इलेक्ट्रॉन 2 माइनस वाले गए, यानी यहाँ पे धनावेश ज्यादा हो गए, तो ये वाली वस्तु हो जाएगी धनावेशित। ये वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित, पहली वाली। और जो दूसरी वस्तु यहां भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर थी, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी इलेक्ट्रॉन जितने भी रहे होंगे उसमें अब 2 ज्यादा हो गए, यानी अब संख्या किसकी ज्यादा हो गई, ऋणावेशों की। तो ये दूसरी वाली वस्तु क्या हो गई हमारी, ऋणावेशित हो गई। तो यही हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि किसी भी वस्तु के आवेशित होने में केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही उत्तरदायी होता है। ठीक, यही आपके सामने लिखा हुआ है, वस्तुओं के आवेशन के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है। चलिए आगे देखा जाए। अब देखिए आवेशन के प्रकार। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग किसी भी वस्तुओं को कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, टाइप ऑफ चार्जिंग। पहला क्या है, घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड। दूसरा क्या है, चालन विधि, इसको कहते हैं कंडक्शन मेथड। और तीसरा क्या है, प्रेरण विधि और इंडक्शन मेथड। आइए समझते एक एक करके। अभी हमने इसी का उदाहरण तो दिया था जो कि कहा था कि किसी वस्तु के आवेशित होने में इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं, 2 एग्जाम्पल दिया इसी का था। आइए एक बार से फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे हम कहें कि मान लीजिए हमारे पास 2 परमाणु हैं और इधर दूसरा परमाणु है। चलिए परमाणु के बीच में एक धनावेशित भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक में क्या होते हैं, धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर बेचारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। किस चक्कर में चक्कर लगाते हैं ये नहीं पता, लेकिन चक्कर लगाते हैं। चलिए देखिए वैसे ये भी है, इसके भी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब क्या हुआ कि जब हमने इन दोनों परमाणुओं को एक दूसरे से रगड़ा, जब इन दोनों परमाणुओं को हमने एक दूसरे से रगड़ा, अभी ध्यान रखिए ये दोनों उदासीन है। उदासीन का मतलब इनमें जितने प्रोटॉनों की संख्या है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आपको समझाने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें मान लीजिए अभी के लिए 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है। देखिए उदासीन है, हमने जब इन दोनों परमाणुओं को रगड़ा तो रगड़ने के फलस्वरूप क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, और उष्मा एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा। अब देखिए जब ऊर्जा इनके बीच उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि ऊर्जा पाकर के जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं
ये अपनी कक्षा छोड़ करके दूसरे परमाणु में आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाएंगे, ऊर्जा पा करके बेचारे निकल के घूमने फिरने आ जाते हैं दूसरे परमाणु में। कई इलेक्ट्रॉन निकल के आए? 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आए। अब बताइए संख्या कितनी बची? तो प्रोटॉन तो अपने स्थान पे हैं, यानी इनकी संख्या कितनी है? 10। इधर से 2 निकल गए घूमने, तो कितने बचे? 8। बाद की स्थिति ये है, इधर देखिए प्रोटॉन कितने हैं? 12 के 12 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने? 12 पहले थे, 2 आ गए, तो 12 2 14। अब बताइए पहले वस्तु में किसकी संख्या ज्यादा है? प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, तो इनमें तो धनावेशों की संख्या हो गई ज्यादा ना। तो जब धनावेशों की संख्या हो गई तो ये वस्तु क्या हो गई? धनावेशित हो गई, धनावेशित हो गई। और इसमें किसकी संख्या ज्यादा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा यानी ऋणावेशों की संख्या ज्यादा, तो वस्तु क्या हो गई? ऋणावेशित हो गई। यही था। बात समझ में आ गई होगी? अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि घर्षण विधि में जब हम 2 परमाणुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के फलस्वरूप ऊर्जा उष्मा उत्पन्न होती है, और उष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी ऊर्जा पा करके किसी एक परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु में आ जाते हैं। इस प्रकार से एक परमाणु धनावेशित और दूसरा परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। इतना लिख देंगे, आपका घर्षण विधि हो गया। चलिए दूसरा क्या है? चालन विधि, कंडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है समझिएगा, थोड़ा सिंपल में एकदम उदाहरण के साथ समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक कोई वस्तु है, उदासीन वस्तु है। उदासीन का मतलब इसमें ऋणावेश और धनावेशों की संख्या क्या है? अभी बराबर है। ठीक, अब इसके पास हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी आवेशित क्षण या चालक लाकर एकदम सटाकर पास में रख देते हैं। ये मान लीजिए धन आवेशित है पूरी तरीके से, तो क्या होगा कि इसमें धन आवेशों की संख्या ज्यादा, इसमें से धन आवेश आते हैं इस वस्तु में। तो जब इस वस्तु में धन आवेश आएंगे तो जो पहले से इसमें धन आवेश है वो तो प्रतिकर्षित होंगे, और प्रतिकर्षित होकर के कहां आ जाते हैं? इस वस्तु की सतह पर आ जाते हैं, और जितने ऋण आवेश है उनकी संख्या के बराबर इसमें धन आवेश रहते हैं। अब क्या करेंगे कि हम इस चालक को हटा लेंगे। जब हटा लेंगे तो बाद की स्थिति क्या रहेगी बच्चों? कुछ ऐसी रहेगी, और इधर धन आवेश है सतह पर भी। तो देखने से यह पता चल रहा है कि इस परमाणु में क्या है? धनावेशों की संख्या ज्यादा है। धनावेशों की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या है? वस्तु धनावेशित हो गई। या इसको आप माइनस से भी समझ सकते हैं। माइनस ऋण आवेशित लेके आएंगे, ऋण आवेश प्रतिकर्षित होंगे, सतह पे आएंगे, वस्तु क्या हो जाएगी? ऋण आवेशित हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रेरण विधि द्वारा हम लोग पढ़ेंगे कल विस्तार से, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।